आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके कुछ सवाल थे, उनमें से एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट मुझे कॉमन मिला, जिसमें से आप लोग अधिकतर मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर हमारे यहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, या तो वो नेशनल हाईवे के द्वारा किया जा रहा है, या तो फिर वो रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, या फिर वो हो सकता है कि जल संसाधन डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। बहुतायत में लोग ये चाह रहे हैं कि सर हम स्टे चाहते हैं, हम इस काम को रुकवाना चाहते हैं, और हम किसी भी परिस्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ का जो काम है, जो भूमि अधिग्रहण सरकार करना चाहती है, उस काम को जारी रखा जाए। और उनके इस सवाल के पीछे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि उनके अलग अलग तरह से समस्याएं हैं। या तो उनका ये कहना है कि उन्हें जो भूमि का जो मुआवजा मिला है वो गलत तरीके से मिला है, वहाँ का जो कलेक्टर रेट है वो कुछ ज़्यादा चल रहा है, या फिर कलेक्टर रेट कम है, या फिर वहाँ की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन जो मुआवजा दिया जा रहा है वो उन्हें कम दिया जा रहा है। वास्तव में हो सकता है, जैसे हमने कई जगह आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपके यहाँ की जो कलेक्टर गाइडलाइन है, हो सकता है कि वो 25 लाख हेक्टेयर हो, 30 लाख हेक्टेयर हो, लेकिन अगर आप उसी ज़मीन को मार्केट में अगर सेल करने जाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करने जाएंगे, तो हो सकता है कि वो उसकी कीमत 75 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए हो। इस तरह के हमने काफ़ी सारे केस देखे हैं जहाँ की जो कलेक्टर गाइडलाइन है वो कम होती है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। और लोग ये चाहते हैं कि चूँकि जो मार्केट वैल्यू है, अगर वो स्वेच्छा से उस ज़मीन को किसी को बेचने जाएंगे तो उसकी जो कीमत है उन्हें ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार जो मुआवजा दे रही है, या फिर संबंधित डिपार्टमेंट, चाहे वो NHAI हो, या फिर वो जल संसाधन विभाग हो, या फिर PHE हो, या फिर PWD हो, या फिर सरकार का कोई अन्य उपक्रम हो जो उस ज़मीन को एक्वायर करना चाहता है और उस ज़मीन को अपने उपयोग के लिए लेना चाहता है, वो उस ज़मीन का सही रेट नहीं दे रहा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पे उन्हें स्टे मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये तो चाहते हैं स्टे मिल जाए, कई जगह उन्हें कुछ लोग आश्वासन भी दे देते हैं कि हो सकता है कि ये हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए। कुछ लोग उन्हें ऐसा बताते हैं कि यहाँ आपको हाई कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, सिविल कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, आर्बिट्रेटर के यहाँ से स्टे मिल जाएगा। तो साथियों, इससे जुड़ा हुआ जो आपका जो भ्रम है और जो आपका जो सवाल है, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको स्टे मिल जाए, वो चाहे NHAI के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, या फिर सरकार के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, या फिर सरकार किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को दे रही है और इंडस्ट्री वहाँ पे एक्विजिशन करना चाह रही है और आप उस पर स्टे लेना चाह रहे हैं। तो साथियों, इससे पहले तक क्या हुआ करता था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब एक एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया, हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसमें 1/10/2018 उसमें एक कह सकते हैं उसमें संशोधन किया गया। और उस संशोधन में क्या बताया गया और कौन सा अमेंडमेंट किया गया, मैं आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको, जिसकी वजह से ही इस पूरे ये जो स्टे लेने का जो प्रावधान है उसमें बदलाव आया है। साथियों, इसके पहले क्या हुआ करता था, जहां कहीं भी कोई विकास की परियोजना चल रही है, या फिर जहां कहीं हो सकता है कि सरकार किसी ज़मीन को एक्वायर करना चाह रही है, वहाँ पे अमूमन लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया करते थे। और हो सकता है कि जो वो स्टे ले रहे हैं वो सही हो, क्योंकि उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है, जो ज़मीन का जो मेजरमेंट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, या फिर हो सकता है कि ज़मीन दूसरे के नाम है, मुआवजा किसी दूसरे आदमी को दिया जा रहा है, या फिर हो सकता है उनकी ज़मीन औने पौने दाम पे खरीदी जा रही है। तो किसी भी व्यक्तियों के, लोगों के अपने अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, और उन अलग अलग समस्याओं की वजह से ही हो सकता है कि कोर्ट से वो स्टे की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब साथियों, इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ करता था कि जितने भी डेवलपमेंट के कार्य थे उसमें डिले हुआ करता था। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे NHAI अगर कहीं पे रोड बनाना चाह रहा है, और चूँकि जो NHAI का जो रोड जो बनता है, हो सकता है कि वो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हो, वो 500 और 1000 किलोमीटर के अंदर जब ये रोड बनता है तो उस समय हो सकता है कि उसमें 1000, 2000, 5000 लोग प्रभावित होते हैं और उनकी ज़मीन उसमें एक्वायर की जाती है। अब कहीं पे अगर इतने लोग, अगर हर किसी को लगता है कि नहीं, उन्हें मुआवजा कम मिला है, उन्हें मुआवजा 2 गुना मिलना चाहिए, 3 गुना मिलना चाहिए, 4 गुना मिलना चाहिए, बाकी दूसरे प्रदेशों में अलग मिला है, हमारे प्रदेश में कम क्यों मिल रहा है, तो लोगों के अलग अलग तरह से सवाल रहते हैं। तो साथियों, अगर इस तरह, अगर कहीं 1000 लोग प्रभावित हैं, अगर वो कोर्ट पहुंच के स्टे ले लेते हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता नहीं है, और कोर्ट और पार्लियामेंट ने भी इसी बात को विचार किया, अगर इस तरह से ही प्रावधान चलता रहा तो डेवलपमेंट के कोई भी कार्य हो ही नहीं पाएंगे। तो साथियों, इसमें 1/10/2018 में हमने जो आपको बताया कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट,
इसमें एक संशोधन किया गया और इसमें सेक्शन 20A ऐड किया गया। अब साथियों इसमें आप देखिए 20A में क्या प्रावधान है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसका सब सेक्शन 1 है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन ए सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग ए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट specified in the schedule where granting injunction would cause impediment or delay in progress or completion of such infrastructure project। अब साथियों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी कोई डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कहीं पे कार्य हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं दिया जाएगा। ये साथियों आपके सवाल का जवाब है जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, और किस प्रावधान के अंतर्गत स्टे नहीं दिया जाता है आप ये भी देख सकते हैं। इसमें साथियों अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे शेड्यूल में बताया गया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर हैं जो कवर होते हैं। आप उसे भी देखिए, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, अगर आप स्टे के लिए सोच रहे हैं तो आपको स्टे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि अननेसेसरी लोगों को ऐसा लगता है कि स्टे मिल जाएगा, वो हाई कोर्ट मूव करते हैं। कहीं पे 2 4 6 लोग हाई कोर्ट जाते हैं और उन्हें स्टे नहीं मिलता है। अब इसकी वजह से सबसे पहले तो जो उन्हें जो लॉस होता है, एक तो उन्हें उनके पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि वो अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हो सकता है कि 20-25-50 हज़ार रुपये खर्च करें। अब उस कंडीशन में अगर वो 50 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये खर्च भी कर रहे हैं और जो आउटपुट है वो जीरो है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट यही उनसे बोलेगा कि ये जो प्रावधान है इसकी वजह से कोर्ट स्टे नहीं दे सकती है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट के टास्क हैं, ये जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, ये प्रभावित होते हैं। तो अननेसेसरी आप इस तरह के एफर्ट ना लगाएं, और अगर आप लगा भी रहे हैं तो वहाँ पे तो फिर तादाद बहुत ज़्यादा हो। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस प्रावधान के अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर करेगी, लेकिन जहाँ पे अगर ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे 200 500 हज़ार लोग हैं, तो वहाँ पे वो PIL दायर करके वो लोग यहाँ पे कुछ जो भी उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से नुकसान हो रहा है, वहाँ पे कोर्ट से आदेश करा सकते हैं कि इस प्रकार से कोर्ट आदेश करे कि या तो जो मुआवजा दिया जा रहा है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है, या फिर जो मेजरमेंट किया जा रहा है, मतलब जहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ में, तो वहाँ पे जहाँ पे बहुतायत में लोग हैं वहाँ पे वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी साथियों ये जो हमने जो प्रावधान बताया है, ये हमने प्रावधान आपको इसलिए बताया है कि आपका जो भ्रम है कि नहीं हम कोर्ट से स्टे ले लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और जो जिस तरीके से लोग मुझसे चर्चा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक उन्हें लगता है कि बहुत आसान प्रक्रिया है कि जैसे ही उनके यहाँ से अगर मुआवजा या फिर अवार्ड पारित किया गया, फिर अगर NHAI ले रहा है तो 3A 3D का प्रकाशन हुआ, या फिर अगर 13 एक्ट के अंतर्गत उनका ले रहा तो वहाँ पर धारा 11 का प्रकाशन हुआ, तो उन्हें लगता है कि नहीं हम बहुत आसानी से स्टे ले लेंगे। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें, इतनी आसानी से आपको स्टे मिलने वाला नहीं है। अब जो साथियों हमने जो ये चर्चा किया कि इस एक्ट में जो संशोधन किया गया है और जो 20A को जो ऐड किया गया है, इसमें साथियों जो एक और हमने जो पॉइंट देखा कि जो कि शेड्यूल में बताया गया है कि जो डेवलपमेंट के टास्क हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जिनमें कि आपको स्टे नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि आपके यहाँ जो जिस परियोजना के अंतर्गत किसी रोड का, किसी या फिर समझ लीजिए किसी अन्य किसी भी दूसरे जुड़े हुए जो विकास के जो सब्जेक्ट हैं उनका अगर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें कोर्ट स्टे ग्रांट भी कर दे। अब हो सकता है कि वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है तो वहाँ पे कोर्ट स्टे ग्रांट ना करे। तो साथियों मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रीन पे भी देखिएगा कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट हैं जिस पे कि अमूमन कोर्ट स्टे ग्रांट आपको नहीं करती है। आप स्क्रीन पे देखिएगा साथियों, ये जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंतर्गत जैसे आपको रोड एंड ब्रिज हो गया, पोर्ट हो गया, इसके अलावा शिपयार्ड हो गया, इसके अलावा एसेंशियल फीचर ऑफ वाटर फ्रंट हो गया, टर्निंग बेसिन हो गया, बर्थिंग एंड डॉकिंग फैसिलिटी हो गया, शिपवे हो गया, और रेलवे ट्रैक हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये वो जो कि स्टेशन और इसके अलावा एडजॉइनिंग कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो साथियों इस तरह के जितने भी विषय हैं ये जो जुड़े हुए हैं, अगर इस तरह का कुछ जो सब्जेक्ट है ये आपसे संबंधित है और
आपके यहाँ जो विकास के जो कार्य हो रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इतनी आसानी से स्टे मिल पाएगा। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास केवल दो ऑप्शन हैं, या तो आप उसके मेजरमेंट को चैलेंज कर सकते हैं या तो आप उसके कंपनसेशन को चैलेंज कर सकते हैं। आप किस एक्ट के अंतर्गत आप मेजरमेंट और कंपनसेशन को चैलेंज कर सकते हैं, इसके लिए जैसे आपका NHAI एक्ट है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसका एक्विजिशन कर रहा है, तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पे आर्बिट्रेटर के पास आप जा सकते हैं और कंपनसेशन और मेजरमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई कलेक्टर कहीं पे है, कलेक्टर वहाँ पे किसी ज़मीन का एक्वायर कर रहा है, कलेक्टर भू अर्जन अधिकारी है, तो वहाँ पे आपके पास सेक्शन 64 के अंतर्गत आप रेफरेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कलेक्टर को ही, जिसमें आपके पास आपको 42 डेज़ के अंदर करना होता है, और उसके बाद वो रेफरेंस एप्लीकेशन कलेक्टर उसमें देखता है कि अगर वो फॉरवर्ड करने लायक है तो उस रेफरेंस एप्लीकेशन को सिविल कोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वहाँ पे आप मेजरमेंट और कंपनसेशन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जहाँ पे स्वामित्व को लेकर, जहाँ टाइटल को लेकर विवाद है, तो जहाँ टाइटल को लेकर विवाद है वहाँ निश्चित तौर पे आपका जो आर्बिट्रेटर है वो भी सिविल कोर्ट में मामले को फॉरवर्ड करेगा, और जो कलेक्टर है वो भी सिविल कोर्ट में मामले को फॉरवर्ड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से मुझसे जो सवाल कर रहे थे कि वो स्टे लेना चाह रहे हैं, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 20A का जो प्रोविज़न जो ऐड किया गया है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, इसलिए आपको स्टे मिलना मुश्किल है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए प्रयास ना करें कि आपको स्टे मिले, बजाय इसके कि आप प्रयास ये करें कि आप या तो कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपकी ज़मीन का मेजरमेंट सही तरीके से नहीं किया गया आप उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको जो वीडियो में जो जानकारी शेयर किया है आपके लिए ये निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। तो आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें, ताकि लोगों के मन में जो इस तरह के लेके जो सवाल हैं वो उनको उसका समाधान मिल सके। साथियों, इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, या फिर आप मुझे यूट्यूब में ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई केस है जिससे आप मुझे विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए ही अपॉइंटमेंट लेके आप उसमें विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।